नमस्ते स्टूडेंट्स। तो फाइनली आज चैप्टर 4 का पार्ट 6 नहीं है, पार्ट 7 है। पार्ट 7 ठीक है, और जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बराबर है। मोस्ट टाइम भी एंट्रेंस एग्जाम्स में भी काम आएगा। मन लगा के, ध्यान लगा के अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है बेटा, ओके। स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल, ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट उसका वर्किंग देखेंगे। ठीक है। The galvanometer consists of a coil with many turns free to rotate about a fixed axis. देखो, many a coil, ये coil दिख रहा है वो, with many turns देख रहे हो, टर्न है। और उसको देखो, ये हम टॉप व्यू देख रहे हैं। अगर ऐसे देखोगे साइड से तो आपको पता चलेगा वो इजीली बीच में रोटेट कर सकते हैं। और उसमें भी खास करके यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। देखो, ये जो आपके मैग्नेट्स है वो कुछ अलग टाइप के नहीं दिख रहे हैं आपको। रेडियल रेडियल मतलब ऐसे देखो, हर एक अलग अलग है, दैट इज अलग अलग एंगल पे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे रहे हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइन दैट इज कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, there is a cylindrical soft iron core which not only makes the field radial but also increase the strength of magnetic field। और ये जो कॉइल है वो किस पे रखी गई है? सॉफ्ट आयरन कोर पे। क्यों? ताकि जो वो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सके। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बिटवीन द स्पेस ऑफ टू पोल्स, सो इट इज ऑलवेज बी 90 डिग्री बिटवीन द एरिया ऑफ द कॉइल एंड बी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो, कॉइल का एरिया क्या होगा? ये कॉइल का एरिया ऊपर, बराबर है। और फील्ड ऐसे, ये कॉइल और फील्ड, क्योंकि ये कॉइल है तो उसको हम ऐसे लेते हैं ना बेटा। और फील्ड ऐसे, फील्ड ऐसे देखो, फील्ड ऐसे, दैट इज ऐसे। दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बेटा? टॉ इज इक्वल टू एन बी आई ए, या बीना साइन थीटा, या एन आई बी ए साइन थीटा, कुछ भी लिख सकते हो। तो अगर थीटा 90 हो गया तो टॉर्क मैक्सिमम, तो विच इज मैक्सिमम, सो कॉइल रोटेट। सिंस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए ये टॉर्क मैक्सिमम हो रहा है, इसलिए वो रोटेट होगा। और रोटेट होगा तो साथ ही साथ उसके जो अटैच्ड पॉइंटर है वो भी मूव करेगा। ये टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, एज इट इज लिखिएगा। ओके, लिख लिया बेटा सबने? ठीक है। अ स्प्रिंग एसपी प्रोवाइड्स अ काउंटर टॉर्क K5। आप देख सकते हो K5 टॉर्क लगा है। स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग, इसके साथ देखो एसपी दिया हुआ है, एसपी स्प्रिंग उसके साथ है, ताकि रोटेट हुआ फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। विच बैलेंसेस द मैग्नेटिक टॉर्क NBIA रिजल्टिंग इन अ स्टेडी एंगुलर डिफ्लेक्शन। वरना तो क्या होगा, मजा आएगा, ऐसा हो जाएगा, इतना थोड़े से में इतना मूव हो जाएगा। बट वो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो उसे वापस इक्वल अमाउंट में रखेगा और धीरे धीरे एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा। The deflection is indicated on the scale by a pointer attached to the spring which measures the value of electric current। और देखो, इसके साथ ये पॉइंटर है वो मूव करेगा तो हमें स्केल के थ्रू पता चलेगा 1 2 3 4 5। अब उसका प्रिंसिपल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है अ करंट कैरिंग कॉइल। ये देखो, इसमें करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ करंट डिपेंडेंट टॉर्क। और वो टॉर्क कब होगा? जब तक करंट पास होगा तब तक, वरना फिर स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि करंट पास होगा तो ही वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कौन? कॉइल। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इसलिए टॉर्क प्रोड्यूस होगा। which tends to rotate the coil and produces the angular deflection। कॉइल को रोटेट करेगा और एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बेटा, ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देख लो, ऐसा होता है एक्चुअल में। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है, देख रहे हो? ये आपको दिख रहा है, ये एल्यूमिनियम फ्रेम, ये एल्यूमिनियम फ्रेम है, आसपास की ये फ्रेम दिख रही है, ये फ्रेम जिससे उसको सपोर्ट मिलेगा भाई, दो फ्रेम्स है, उसके ऊपर कॉइल रोटेट है कि नहीं? कॉइल रोटेटेड। और नीचे सॉफ्ट आयरन कोर है। ऊपर देख रहे हो, ये आपको क्या दिख रहा है? हेयर स्प्रिंग, स्प्रिंग एसपी लिखा हुआ था ना, जो उसे रोटेट करके वापस अपनी जगह पे लेके आएगा। किसको? कॉइल को। अब होता क्या है, ये आपको डायग्राम एग्जाम में नहीं बना, समझा रहा हूँ। होता ये है कि ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। देखो, यहाँ से ये करंट जा रहा है, ये दो वायर देख रहे हो ना। मैग्नेटिक फील्ड तो अपने आप से मैग्नेट तो प्रोड्यूस करेंगी, और जैसे ही कॉइल में हमने करंट पास किया तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड में होगा, तो दोनों इंटरेक्ट करेंगे, इसलिए उसके साथ कौन कनेक्टेड है? कॉइल कनेक्टेड है।
सॉफ्ट आयरन कोर का काम क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर का काम क्या? मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म रखना और मैक्सिमम प्रोड्यूस करना। वो कॉइल रोटेट होगा, किसके, सॉरी स्प्रिंग रोटेट होगा, क्यों? बिकॉज ऑफ कॉइल। कॉइल में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग ऐसे मूव होगी और वो पॉइंटर जो है वो स्केल पे डिफ्लेक्शन दिखाएगा। इस हिसाब से काम करता है। क्लियर? ओके। तो अब हम है ना स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका है मूविंग कॉइल गवर्नमेंट, नाम है मूविंग कॉइल गवर्नमेंट, उसका वर्किंग। तो आपको पता है कि व्हेन करंट थ्रू द कॉइल flow through the coil, current flow through the coil, torque on it is, torque हम क्या लिखते हैं, torque is equal to n I a b sin theta, बराबर है। फिर ये डायग्राम बनाना है आपको। ओके। अब आपको पता है कि द फील्ड इज रेडियल बाय डिजाइन, डिजाइन उसका ऐसा है इसलिए वो रेडियल है। सो एंगल बिटवीन ए दैट इज एरिया क्या कॉइल का, and B that is magnetic field always be theta, and for maximum torque theta is equal to 90, therefore Tomax क्या मिलेगा, NIAB sin 90, और Tomax क्या मिला, NIAB मिला। इसको नंबर 1 करके छोड़ दें, पक्का? चलो इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डायग्राम रख रहा हूं ताकि आपको पता चले। द मैग्नेटिक टॉर्क, the magnetic torque NIAB tends to rotate the coil, वो कॉइल को क्या करेगा, रोटेट करने की ट्राई करेगा। टॉर्क है तभी तो कॉइल रोटेट होगी। ओके। स्प्रिंग एसपी, और कॉइल के ऊपर स्प्रिंग लगी हुई है, तो वो स्प्रिंग एसपी क्या करेगा, स्प्रिंग एसपी प्रोवाइड्स अ काउंटर टॉर्क। स्प्रिंग है वो रोटेट करेगा तो ऑब्वियसली उसका काउंटर टॉर्क तो प्रोड्यूस होगा, विच इज गिवन बाय, अगर आपने 11th पढ़ा होगा तो पता होगा, स्प्रिंग है अगर उसको थोड़ा सा भी आप रोटेट करो तो वापस अपनी जगह पे आने की ट्राई करेगा। ओके। रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो किस पे डिपेंड होगा, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव। फाइव मतलब कितना वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, के फाइव। ओके। स्प्रिंग एसपी, इसको मैं नंबर 2 डाल देता हूँ, प्रोवाइड्स काउंटर टॉर्क which balances the magnetic torque। काउंटर टॉर्क और मैग्नेटिक टॉर्क एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, बैलेंस कर देंगे। एंड इट इंडिकेट्स ड्यू टू विच, एंड ड्यू टू विच steady angular deflection is produced by is produced, so that is at steady state tau is equal to tau max हो जाएगा, बराबर है। समझो सिंपल सी बात है, कॉइल के कारण एक रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। रिस्टोरिंग टॉर्क डिफ्लेक्शन पे, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन वापस उतना रिस्टोरिंग टॉर्क, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन तो थोड़ा सा टॉर्क, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन तो बहुत ज्यादा टॉर्क। तो अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। देयरफॉर के फाई इज इक्वल टू एन आई ए बी। तो इसमें से वेर के को हम क्या लिख सकते हैं, के इज टॉर्सनल कांस्टेंट, ओके, ऑफ द स्प्रिंग।
क्योंकि स्प्रिंग का जो कांस्टेंट था वो लिया है ना हमने, ओके, दैट इज उसका नाम है रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। जितना ट्विस्ट करोगे पर यूनिट ट्विस्ट उसको बोलेंगे, एंड उसका यूनिट होगा, एंड इट्स यूनिट इज, ऐसा यूनिट इज जूल पर रेडियन। इतना क्लियर हो गया? ओके, अभी हमें फाई क्या दिखाएगा? फाई दैट इज डिफ्लेक्शन इज इंडिकेटेड ऑन द स्केल। कहाँ पे इंडिकेट होगा बेटा? स्केल पे, बाय अ पॉइंटर। हमने देख लिया पॉइंटर उसके साथ अटैच्ड होता है, जितना डिफ्लेक्ट होगा उस हिसाब से पॉइंटर मूव होगा, अटैच्ड टू द स्प्रिंग। तो देखो हमारा फॉर्मूला यहाँ से, देयरफॉर फाई का फॉर्मूला क्या निकलेगा? NIAB/K, ये उसका फॉर्मूला होगा। ओके, अब ध्यान से देखना बेटा, उसमें NAB और ये K, ये सब के सब कांस्टेंट है आपके, ये सब के सब कांस्टेंट है। हियर NAB/K इज कांस्टेंट, क्योंकि n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, तो जितने पहले थे उतने ही रहेंगे। एरिया ऑफ द कॉइल वो भी कोई चेंज नहीं होगा, और बी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वो भी यूनिफॉर्म है इसलिए कांस्टेंट, और के तो वैसे ही टॉर्शनल कांस्टेंट है, के हो गया। क्लियर हो गया? इतना लिख लीजिए बेटा। तो देयरफॉर फॉर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आप पूरा लिखेगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ? फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहां से हमारा मेन चीज स्टार्ट हो रही है, मतलब जितना करंट बढ़ाओगे उतना फाई बढ़ता जाएगा। फाई मतलब डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन बढ़ेगा मतलब वो पॉइंटर को बढ़ाएगा। ठीक है, इसके 3 यूजेस हैं। पहला यूज क्या है? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। आपने ये पढ़ा भी होगा 10th में, बराबर है। जरा सा भी करंट होता है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। दूसरा कहाँ पे यूज होगा? टू मेजर द माइन्यूट इलेक्ट्रिक करंट। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर वाले करंट को मेजर करने के लिए काम आता है, क्योंकि थोड़ा सा भी करंट पास होगा ये डिफ्लेक्ट करेगा, हमने अभी देख लिया। और तीसरा, बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर comma ammeter and voltmeter can be constructed। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर और वोल्टमीटर बनाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? ओके, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर एज एमीटर। गैल्वेनोमीटर एज एमीटर भी होता है, गैल्वेनोमीटर एज वोल्टमीटर भी होता है। एमीटर, the galvanometer cannot as such be used as an emitter to measure the value of the current in a given circuit। सीधा गैल्वेनोमीटर को यूज नहीं कर सकते। रीजन है उसके, 2 रीजन है, सीधा गैल्वेनोमीटर को लेके यूज नहीं करेंगे। गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, इट गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ द ऑर्डर माइक्रो एम्पियर। कितना भी छोटा करंट होगा ना फिर भी वो पूरा ऐसे पॉइंटर टुश टुश। इसलिए तो गैल्वेनोमीटर का मेन यूज क्या होता है? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। छोटा सा भी करंट वहां से प्रोड्यूस हो गया ना तो वो क्या करेगा पता है? पूरा पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कर देगा, तो उससे हमें एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिलेगी। और दूसरा, फॉर मेजरिंग करंट द गैल्वेनोमीटर हैज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। करंट करने याद करो, एमीटर कहाँ पे कनेक्ट करता है? एज अ सीरीज, और वोल्टमीटर एज अ पैरेलल, तो सीरीज में। एंड एज इट हैज अ लार्ज रेजिस्टेंस, क्यों उसका रेजिस्टेंस लार्ज होता है? बिकॉज एन उसके नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ना, और जितना बड़ा वायर उतना रेजिस्टेंस, तो दिस विल चेंज द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। और उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका भी रेजिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा, तो ओवरऑल करंट क्या हो जाएगा? चेंज। तो ये 2 प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज, वन अटैच इज अ स्मॉल रेजिस्टेंस RF। देख रहे हो ये? देख रहे हो? ये RS दिख रहा है, कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस, और वो भी किस में? पैरेलल में। क्यों पैरेलल में? वो बताता हूँ। इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर सो दैट मोस्ट ऑफ द करंट पासिस थ्रू द शंट। है कि नहीं? मोस्ट ऑफ द करंट वहां से पास हो जाएगा। कैसे? देखो, ये उसका ओरिजिनल केस, दिस कैन नॉट बी यूज। ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू क्यों? क्योंकि G बड़ा, RG बड़ा,
क्योंकि उसका जी मतलब गैलोमीटर और उसका रेजिस्टेंस होता है आरजी, काफी बड़ा होता है। तब उसके साथ हमने आरएस कनेक्ट कर दिया। आरएस कनेक्ट करने से क्या होगा पता है बेटा? आरएक्स कनेक्ट करने से ऐसा होगा कि देखो ये करंट यहाँ पे और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप ये रास्ते में जा रहे हो, आपके पास दो रास्ते हैं टू रीच योर डेस्टिनेशन, यहाँ पे दो रास्ते हैं, ठीक है? टू रीच योर डेस्टिनेशन आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता काफी उबड़ खाबड़ है और उसमें जंप्स भी बहुत सारे हैं, ट्रैफिक भी बहुत सारे हैं और ये प्रॉब्लम, और ये रास्ता काफी स्मूथ है। तो किधर से जाओगे? ऑब्वियसली सेकंड रास्ते से। अब हमारा इलेक्ट्रिसिटी में स्मूथ और जंप और ट्रैफिक का मतलब क्या होता है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो ऊबड़ खाबड़ रास्ता, तो यहाँ से करंट बहुत ही स्मॉल जाएगा और मैक्सिमम करंट यहाँ से चला जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा कि जो एग्जैक्ट रीडिंग है वो ही गैल्वेनोमीटर दिखाएगा, खुद की रीडिंग नहीं दिखाएगा। वरना तो वो खुद से करंट जो है, अभी करंट तो क्या हुआ यहाँ पे हमने देखो ये गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया तो उसका भी वैल्यू काफी ज्यादा है। तो नेट इसका रेजिस्टेंस जो होगा, नेट गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको पता है कि देखो एक मैं 1 ले रहा हूँ और दूसरा मैं 1000 ले रहा हूँ, दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो इन दोनों का आंसर क्या होगा पता है? 1 से भी छोटा आएगा। मतलब इनका ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो गया? काफी कम। ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो गया मतलब गैल्वेनोमीटर खुद का रेजिस्टेंस डालेगा नहीं, तो एक्चुअल रीडिंग वो किसकी बताएगा? सर्किट की बताएगा। समझ आ रहा है बेटा? ये आप चेक भी कर सकते हो। आपको पता है ना, अगर आपने दो आपने लिए हैं, दैट इज रेजिस्टेंस, एक बड़ा है एक छोटा है, बराबर है? तो नेट रेजिस्टेंस आर पैरेलल हमने चेक कर लिया। 1 ऊपर क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन 1 into 1000 और नीचे एडिशन 1 plus 1000, so 1000 by 1001, so rp is approximately 0.99, that is 1। कितना छोटा हो गया? ये जनरली ऐसा ही होता है, आरजी की वैल्यू काफी बड़ी होती है और आरएस की वैल्यू काफी छोटी होती है, तो वो 1 हो गया। मतलब इसमें से मामूली करंट जाएगा। समझ रहे हो? तो जो भी रीडिंग है वो एग्जैक्ट रीडिंग बताएगा। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? ओके बेटा, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारी डिफिकल्टीज को कवर करने के लिए हम संट का यूज करते हैं। संट क्या होता है हमने वो भी देख लिया। इट इज अ स्मॉल वैल्यू विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इससे क्या होगा? सबसे पहले तो एज द वैल्यू ऑफ संट इज वेरी स्मॉल, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो मैं अभी लिख रहा हूँ। ओके, देन द वेरी स्मॉल, देन द galvanometer G, most of the current passes through, किसके थ्रू? संट। बताया ना, जितना कम रेजिस्टेंस वो उधर से पास होगा, संट। एंड गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर काफी सेंसिटिव होता है, अगर उसमें जरा सा भी ज्यादा करंट पास करोगे तो वो इतना डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो वो पूरा डैमेज हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज। ठीक है? तो अब दूसरा पॉइंट, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी जो मैंने कैलकुलेट किया ना वो बता रहा हूँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड शंट इज, बताओ तो बेटा जल्दी से। उसको हम आर ई मान लेते हैं। कितना आएगा बेटा? आर जी इंटू आर एस अपॉन आर जी प्लस आर एस। आर ई की जगह पे आर पी मान लो, आर पैरेलल। अब आपको पता है बट आर जी इज मच ग्रेटर देन आर एस, therefore rp is equal to rg into rs। ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? rg हो जाएगा, क्योंकि 1000 प्लस 1 1001, तो अप्रोक्सीमेटली वही हुआ। और इसको ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू विच इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू कितना होगा? rs। ओके,
क्लियर हो गया बेटा? पक्का? अब देखो, इनिशियली ये आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए ये आपको लिखना नहीं है। इनिशियली आई इज इक्वल टू क्या था, वी बाय आर, बट आफ्टर शंट अगर आप शंट को ऐड करोगे तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर प्लस आर एस। देखो ना, आर एस निकला ना, आर पी आर एस, बट आर एस काफी छोटा है तो वी बाय आर ही होगा अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज आर एस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। ये तो मैंने 1 बताया था, बट उसकी वैल्यू तो काफी छोटी ली जाती है। ठीक है, तो ये आई डैश इज इक्वल टू वी बाय आर, वो किसके जितना निकला, आई जितना ही। तो संट कनेक्ट करने के बाद वो आई डैश और आई दोनों इक्वल ही होंगे, मतलब कनेक्ट करो पहले या उसके बाद, दोनों से करंट हमें एग्जैक्ट मिलेगा। नॉट लाइक के अगर संट कनेक्ट करने से पहले अगर इसमें रखते तो यहाँ पे आर प्लस आर जी हो जाता, तो आई डैश काफी कम हो जाता। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? ठीक है, तो देखो, द स्केल ऑफ दिस एमीटर इज कैलिब्रेटेड। अब ये एमीटर कैसे बना वो पता चल गया ना। एंड देन ग्रेजुएटेड टू रीड ऑफ द करंट वैल्यू विद दिस। कैलिब्रेट करने के मतलब उसको एक टेस्टिंग करने के बाद फाइनल कर लेते हैं। वी डिफाइन द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, एंड दिस करंट सेंसिटिविटी इज, करंट सेंसिटिविटी मतलब क्या कि पर डिफ्लेक्शन, करंट पास थ्रू पर डिफ्लेक्शन। ओके, डिफ्लेक्शन पर करंट, डिफ्लेक्शन पर करंट, जितना करंट पास करोगे उसमें कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी करंट सेंसिटिविटी बोलेंगे। पाई बाय इज इक्वल टू एन ए बी बाय के। अब करंट सेंसिटिविटी मतलब क्या, कितना भी छोटा करंट हो अगर वो भी हमें डिटेक्ट करना है या मेजर करना है तो करंट सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। सेंसिटिविटी मतलब समझ रहे हो, बहुत ही जो सेंसिटिव बंदा है, कुछ भी छोटी चीज होती है रोना स्टार्ट कर देता है, कोई इमोशनल सीन आया मूवी रोना स्टार्ट कर दे, वो काफी सेंसिटिव बोलते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी भी ऐसी है कि थोड़ा सा भी करंट पास होगा वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। और मान लो हमें और छोटा करंट मेजर करना है तो हमें करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी। तो कन्वीनियंट वे फॉर द मैन्युफैक्चरर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। क्यों? देखो, गैल्वेनोमीटर छोटा सा डिवाइस है, आप एरिया बढ़ाओगे तो डिवाइस बड़ा हो जाएगा, बी बढ़ाने के लिए मैग्नेट भी बड़े यूज करने पड़ेंगे, तो ये तो दोनों पॉसिबल नहीं है, ये तो टॉर्सनल कांस्टेंट है। तो ए और बी और के को आप भूल जाओ, ए बी और के इन तीनों को तो आप भूल जाओ, तो हमारे पास बचा क्या, एन। नंबर ऑफ टर्न्स तो बढ़ा सकते हो ना, यस। तो we choose galvanometers having sensitivities of value required by our experiment। अगर हमारा एक्सपेरिमेंट मिली एम्पियर का है तो वो हिसाब से हम गैल्वेनोमीटर लेंगे, हमारा एक्सपेरिमेंट माइक्रो एम्पियर का है तो वो हिसाब से लेंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब संट का फॉर्मूला मोस्ट आईएमपी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट फिर भी मैं करवा रहा हूँ बिकॉज ये न्यूमेरिकल्स में बहुत कम आएगा। अगर आपको पता हो तो हमारा संट कनेक्ट करने का तरीका ऐसा होता है, यहाँ से हमारा जा रहा है आई, मान लेते हैं इधर से हमारा करंट जा रहा है आई जी, तो इधर से कितना करंट जाएगा, आई माइनस आई जी, ये हमारा आर एस। ओके, इसको मैं नाम देता हूँ ए बी। ए बी सी और डी। तो यहाँ पे मैं किरचॉफ रूल लगा दूँ, सिर्फ ये टेक्स्ट बुक में नहीं है इसलिए मैं फॉर्मूला आपको समझा रहा हूँ। अप्लाइंग किरचॉफ रूल इन द लूप ए बी सी डी ए। तो बताओ क्या होगा अगर इसका डायरेक्शन हम अपने हिसाब से ले लें, डायरेक्शन ऑफ ये ले लेते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, सबसे पहले तो अब आर एस और आई, आई माइनस आई जी दोनों ऑपोजिट साइड है, तो आई माइनस आई जी इंटू आर एस, ये देखो इस डायरेक्शन जाएगा, दोनों का करंट सेम है, तो आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल तो इधर है ही नहीं, 0 ही है। क्लियर हो गया? अब इसको उस साइड लेके जाएंगे तो आई माइनस आई जी इंटू आर एस इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी। तो देयरफॉर आर एस की वैल्यू क्या होगी, आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी, बराबर है। ये उसका फॉर्मूला है, बहुत सारी बुक में फॉर्मूला इस हिसाब से होता है, शंट को वो एस लिखते हैं, आई जी आर जी को वो लिखते हैं जी अपॉन आई माइनस आई जी। बहुत सारी बुक में ये फॉर्मूलाज होता है, ये फॉर्मूला एक याद रख लो, ये शंट का फॉर्मूला है। क्लियर हो गया? आई इज द करंट कैपेसिटी ऑफ
एमीटर कितना जाता है, और Ig इज व्हाट, करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। नेक्स्ट, अब गैल्वेनोमीटर एज वोल्टमीटर की बात करते हैं, ठीक है। और आपको पता है वोल्टमीटर किस में कनेक्ट किया जाता है, वोल्टमीटर एज अ पैरेलल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। द गैल्वेनोमीटर कैन आल्सो बी यूज्ड एज वोल्टमीटर टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस अ गिवन सेक्शन ऑफ द सर्किट। फॉर दिस इट मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद दैट ऑफ द सर्किट, ये हमें भी पता है। Further, it must draw a very small current, otherwise the voltage measurement will disturb the original setup by amount which is very large। वापिस यही है कि भाई गैल्वेनोमीटर में कम से कम करंट जाना चाहिए, तभी तो वो वोल्टेज मेजर कर पाएगा। अगर जितना ज़्यादा करंट जाएगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। अब होता ही है, मान लो ये सर्किट है, अब मुझे ये पॉइंट्स के बीच में ए बी के बीच में वोल्टेज मेजर करना है, तो हम वोल्ट मीटर, उसको तो आप पता है ना, वोल्ट मीटर को एज अ पैरेलल कनेक्ट करते हैं। तो वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो वोल्ट मीटर तो खुद का रेजिस्टेंस आर भी होता है। अब अगर मान लो देखो यहाँ से करंट जा रहा है तो करंट इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो इधर से मिनिमम करंट जाना चाहिए। तो मिनिमम करंट कब जाएगा, तो जब ये पोर्शन का रेजिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा तब। तो इसके रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम, अब जैसे देखो लास्ट क्वेश्चन में हम शंट जो था, शंट तो काफी छोटी वैल्यू है, बट यहाँ पे हम एक और रेजिस्टेंस लेंगे जो सीरीज में होगा। यूजुअली वी लाइक टू कीप द disturbance due to the measuring device below 1%. To ensure this, a large value of resistance R is connected in series with the galvanometer। वहाँ पे शंट, क्योंकि शंट हमेशा छोटा होता है, यहाँ पे हम एक बड़ा सा R कनेक्ट करेंगे। और दिस अरेंजमेंट इज सिमेट्रिकली डिपिक्टेड इन द फिगर। देख लो ये है Rg और प्लस R, और R बहुत ही बड़ा होता है। Rg सपोज मान लो 100 तो R 1000 5000, तो अप्रोक्सीमेटली वो कितना हो जाएगा, R। क्लियर हो गया बेटा, पक्का, ओके। Now the scale of the voltmeter is calibrated to read of the voltage value with this। वापस कैलिब्रेशन, we define the voltage sensitivity as a deflection per voltage। अब ये हमारे पास देखो लास्ट क्वेश्चन का फॉर्मूला था, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है, मैं दोनों साइड ये I को ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू NAB बाय K इंटू I हो जाएगा। हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 5/V। 5/V है तो इस साइड भी मुझे V से डिवाइड करना पड़ेगा ना, V से डिवाइड करूंगा I/V। व्हाट इज I/V, बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I/V इज इक्वल टू 1/R, बिकॉज V/I इज इक्वल टू R होता है। तो देयरफॉर 5/V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NAB/K इंटू 1/R। क्लियर हो गया, पक्का। किसी को भी कुछ प्रॉब्लम बेटा नहीं है ना, 1/R, I/R नहीं होगा, 1/R होगा, 1/R। ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी के दो फॉर्मूलाज हैं, एक I/V भी है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है और ये दूसरा फॉर्मूला है। क्लियर हो गया, पक्का, ओके। अब देखो एक सिंपल सी बात है, ये खत्म हुआ। अब ये एक मोस्ट IMP फॉर MCQs और 1 मार्क। एन इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट दैट, अब होता क्या है कि हमने बोल दिया कि करंट सेंसिटिविटी क्या है, कि 5/I इज इक्वल टू NAB/K, ये हमने बोल दिया। बट एक बात सिंपल समझना, करंट increasing the current sensitivity may not necessarily increase the voltage sensitivity। करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करेंगे तो उससे वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं होगी। क्यों, उसका रीजन है। अब देखो गिवन इक्वेशन ये है, प्रोवाइड द मेजर ऑफ करंट सेंसिटिविटी है। अगर हम इफ n को अब 2n कर देंगे, n को अब 2n कर देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्या हो जाएगा बेटा, n को 2n करने के बाद क्या हो जाएगा, 5/I इज इक्वल टू 2NAB/K। ये 5 डैश और I डैश चेंज कर देते हैं, n की जब 2n हो गया। अब ये तो हमारा ओरिजिनल क्या था, तो 5 डैश बाय I डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5I हो गया, 2/5I हो जाएगा, बिकॉज 2 तो आगे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप करंट सेंसिटिविटी को डबल कर रहे हो, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी को डबल कर रहे हो, तो करंट सेंसिटिविटी डबल होने से एक प्रॉब्लम होता है, सेंसिटिविटी डबल्स देन
होता क्या है, ध्यान से सुनना, ये 5 डैश आई डैश किस में कन्वर्ट हो गया, किस में हो गया, 2 5 में हो गया। बट जैसे ही आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो उसका रेजिस्टेंस भी डबल होगा। क्यों, रेजिस्टेंस हमेशा लेंथ से बढ़ता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कैसे बढ़ेंगे, लेंथ बढ़ाने से। यही चीज हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने नहीं देती है। करंट सेंसिटिविटी तो इंक्रीज हो जाएगी, हो गई, समझ रहे हो, प्लीज ध्यान से देखो। तो अब क्या हो रहा है, देखो, thus the current sensitivity doubles, however the resistance of the galvanometer is also likely double since it is proportional to the length of the wire। मतलब if n is डबल तो r भी डबल हो जा रहा है। तो इसका मतलब phi by v का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, NAB by k इंटू 1 by r। तो if हम, अब देखो, अगर हम इसका नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर रहे हैं तो 2NAB बाय के इंटू 1, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, 2R। ये कैंसिल कर दो तो ये हमारा क्या बन जाएगा, NAB बाय के इंटू 1 बाय R, दैट इज क्या रह रहा है, 5 बाय V। तो जो पहले था वो तो बाद में ही था, कोई फर्क नहीं आया, इट रिमेन्स अनचेंज। सो इन जनरल the modification needed for conversion of a galvanometer to an ammeter will be different from what is need for converting it into voltmeter। मतलब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना अलग चीज है और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना अलग चीज है, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी आप बढ़ा सकते हो बट वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगी। उसके लिए आपको एरिया बी और के चेंज करना ही पड़ेगा तो ही होगा। एन चेंज करने से तो आर भी चेंज होगा, वापिस जैसा था वैसे ही हो गया। ओके, तो फाइनली यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। कुछ 6 7 न्यूमेरिकल्स मुझे अच्छे लगे, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, आई होप आपको भी अच्छे लगे। तो पहले ये पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बेटा ये क्वेश्चन तो आपके टेक्स्ट बुक का एग्जांपल भी है, लास्ट एग्जांपल ये है, इन द सर्किट फिगर द करंट इज टू बी मेजर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इफ द एमीटर शोन A is galvanometer with the resistance this is a galvanometer described in A but converted to ammeter by shunt this and is an ideal ammeter with zero resistance। एक ही साथ 3 चीज है, ठीक है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब अलग पेन यूज करते हैं, काफी टाइम से यही पेन यूज हो रही है। सबसे पहले तो हम ए फाइंड कर रहे हैं। अब क्या बोला है, इस गैलोमीटर विद रेजिस्टेंस आर जी। अब देखो रेजिस्टेंस आर जी कितना है, 60 ओम है, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 60, क्योंकि 3 ओम तो है ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 63 ओम हो जाएगा। तो अब हमें तो करंट फाइंड करना है, करंट का फॉर्मूला क्या होगा, V बाय आर। तो V है 3 अपॉन 63, कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.048 एम्पियर। ये सिर्फ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है तो अब इतना आ रहा है। मान लो कि अब गैल्वेनोमीटर है उसको शंट के साथ भी कनेक्ट करें, शंट कितना है, 0.02। नाउ इफ शंट RS is connected with galvanometer, तो बताओ अब उसका रीडिंग क्या होगा, तब उसका रीडिंग मान लेते हैं R डैश। तो क्या फॉर्मूला होगा, RS इंटू आर जी अपॉन RS प्लस आर जी। ये सबको फॉर्मूला पता है, RS है 0.02, RG है 60 अपॉन 0.02 प्लस 60। इसको कैलकुलेट करो तो इसका आंसर आएगा बेटा 0.02। तो अब मतलब इस पूरे का रेजिस्टेंस 0.02 ओम हो गया, ठीक है। इतना लिख लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर अब नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना होगा, R इज इक्वल टू 3 प्लस, अब हमारा कितना निकला, 0.02 निकला ना, क्योंकि फर्स्ट केस में ये सिर्फ 60 था। अब 60 के साथ 0.0, शंट हमेशा पैरेलल में होता है, तो आप ये मत बोलिएगा सर पैरेलल क्यों लगा है, सीरीज क्यों नहीं लगा है, हमेशा पैरेलल में ही होता है क्योंकि एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन में बोला है। तो अब 0.02 हो गया, तो अब नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, 3 प्लस 0.02, तो कितना होगा बेटा, 3.02 ओम हो गया। तो देयरफॉर अब इस केस में आई का फॉर्मूला क्या होगा, V बाय आर। V कितना है, 3 अपॉन 3.02, कितना आएगा, ये आंसर आएगा 0.99 एम्पियर। चेक कर लो। अब पहले केस में जब सिर्फ रजिस्टर गैल्वेनोमीटर था तो कितना कम दिखा रहा था, बिकॉज कुछ करंट उससे पास ही नहीं होगा, सॉरी बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसलिए करंट बहुत ही लेस पास होगा। अब देखो शंट कनेक्ट करने से 0.9 मतलब अप्रोक्सीमेटली तो 1 एम्पियर ही है। और सी और लास्ट केस क्या है, आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर तो उसका मतलब आर जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0।
देयरफॉर तब I का फॉर्मूला V बाय आर, V कितना है 3/3 कितना आया 1 एम्पियर। अब बताओ ये 1 एम्पियर के आसपास जीरो आइडियल मतलब ये हमारा एक्चुअल रीडिंग इतना आना चाहिए ना, तो 0.99 उसके पास है, 0.048 0.99, तो इसका मतलब हुआ कि भाई रेजिस्टेंस के साथ गैलोमीटर के साथ आप एक शंट कनेक्ट करना ही पड़ेगा कुछ भी करके। ठीक है बेटा, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया ए दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर एंड 60 टर्न्स, मतलब n = 60 है, एंड द कॉइल इज प्लेस्ड इन 90 G मतलब B की वैल्यू 90 G है। याद रखना 90 G मतलब 10⁻⁴ टेस्ला, क्योंकि B हमेशा टेस्ला में होता है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड करंट ऑल्सो 2 मिली एम्पियर है, करंट ऑल्सो 2 मिली एम्पियर है, एंड प्रोड्यूसेस एंगुलर डिफ्लेक्शन। एंगुलर डिफ्लेक्शन मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एंगुलर डिफ्लेक्शन मतलब कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो हमें क्या, व्हाट इज द टॉर्शनल कांस्टेंट हमें फाइंड करना है, के। भगवान की दया से सब कुछ दिया हुआ है, अब के फाइंड करना है। तो आपको पता है कि फाई का फॉर्मूला क्या होता है, NIAB बाय के होता है। देयरफॉर के का फॉर्मूला क्या होगा, NIAB बाय थीटा। बताओ n है 60, I है 2 मिली एम्पियर मतलब 2 × 10⁻³ एरिया है 5 × 10⁻⁴, बी है 90 × 10⁻⁴ अपॉन थीटा है 18। तो के की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 0 2 0 2 0 मतलब 4 और 4 8 और 3 11, 2 0 निकाल लो मतलब 10⁻⁹ और 9 2 जा, इसको तो सबसे पहले ऐसे ही आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करो। इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 3 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर डिग्री, क्योंकि देखो ये डिग्री में दिया हुआ है। ओके, मैं ऐसा यूनिट आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल, ये एमसीक्यूज में बहुत आता है, बहुत ही आता है, ठीक है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। मान लो टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैलोमीटर बाय 50%, इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज सो दैट द न्यू रेजिस्टेंस बिकम टाइज इज इनिशियल रेजिस्टेंस, बाय व्हाट फैक्टर डज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज। अब एक बात ये याद रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि आपको करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पता है। आप बोलो सर वोल्टेज सेंसिटिविटी यहाँ पे चेंज करनी है, तो करंट सेंसिटिविटी क्यों लगा रहे, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन आई। ओके, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी ये नहीं आएगा, इज इक्वल टू थीटा बाय वी, ठीक है, और वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई आर। ओके, अब इस करंट सेंसिटिविटी को मैं आई एस लिखता हूँ, वोल्टेज सेंसिटिविटी को मैं वी एस लिखता हूँ। अब देखो थीटा बाय आई तो आई एस है, तो मैं इसको आई एस बाय आर लिख सकता हूँ। ओके, अब मैं क्यों ये भेजामारी कर रहा हूँ पता है बेटा आपको, तो उसका रीजन है क्योंकि आर चेंज करने से वोल्टेज सेंसिटिविटी में हम डिफाइन नहीं कर सकते। वोल्टेज सेंसिटिविटी हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम किसको डिफाइन कर सकते हैं, टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैलोमीटर बाय 50%, इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। अब कॉइल करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है तो उसे वोल्टेज सेंसिटिविटी में कितना इफेक्ट आएगा वही हमें देखना है, ठीक है। तो देखो करंट सेंसिटिविटी भी है और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी। अब न्यू करंट सेंसिटिविटी 50% इंक्रीज करनी है, 50% इंक्रीज करनी है मतलब आई एस डैश, आई एस तो है ही प्लस 50% ऑफ आई एस, क्योंकि 50% कितनी जो ओरिजिनल है उसके कंपेरिजन में ना, तो 50% मतलब 0.5 आई एस, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 आई एस। 1.5 आई एस को आप क्या लिख सकते हो, 3/2 आई एस लिख सकते हो। कितना क्लियर हो गया, पक्का, डन। चलो आगे बढ़े, बट इससे बट न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी उससे क्या हो जाएगी, तो वो तो जितनी है उतनी होगी, जितनी है उतनी होगी मतलब कितनी, वी एस डैश इज इक्वल टू आई एस डैश बाय 2R। है सर 2R क्यों, बिकॉज रेजिस्टेंस डबल हो रहा है, चेक करो बेटा, यहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस है वो डबल हो जा रहा है। तो आई एस डैश हमारे पास कितना है, सॉरी आई एस डैश हमारे पास है 3/2 आई एस अपॉन 2R, मतलब ये कितना हो जाएगा 3/4 आई एस बाय आर। एंड व्हाट इज आई एस बाय आर, व्हाट इज आई एस बाय आर, 3/4
Vs, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.75 Vs हो गया, मतलब जो न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो 75% ऑफ Vs हो गई। तो कितनी रिड्यूस हो गई, इट गेट्स रिड्यूस्ड बाय 25%। क्यों, बिकॉज ये 0.75 मतलब 75% ऑफ Vs होगी ना, ओरिजिनल मान लो 100 था, अब 75 हो गया, उतना रिड्यूस हो गया। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया? प्लीज रिवाइज करिएगा, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ओके नेक्स्ट, अ गैल्वेनोमीटर विद अ कॉइल of resistance 12 ohm shows full scale deflection for a current of 2.5 milliampere. How will you convert the meter into ammeter of range A और voltmeter of range A? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सीबीएसई वाले याद रख लेना। सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना है, फॉर कन्वर्जन इनटू एमीटर। हमारा आप चेक कर सकते हो, गैलोमीटर विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम है, तो आर जी कितना दिया हुआ है 12 ओम, ठीक है। कितना करंट पास हो रहा है उसमें से 2.5 मिली एम्पियर, ओके, ये उतना करंट पास हो रहा है। हमें उसको कितने में बनाना है, 0 से 7.5 एम्पियर वो रीडिंग कर सके उतना बनाना है, मैक्स टू मैक्स इतना है। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या कनेक्ट कर, सबसे पहले तो हमें शंट फाइंड करना पड़ेगा। आरएस का फॉर्मूला याद आया बेटा, इसलिए मैंने आपको बोला था शंट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएस का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको पता हो तो उसका फॉर्मूला आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू आर जी। आई जी कितना है 2.5 मिली एम्पियर, मतलब 10 का पावर माइनस 3। आई कितना है 7.5 माइनस 2.5 इंटू 10 का पावर माइनस 3 इंटू आर जी कितना है 12। अब आप बोलोगे सर ये तो काफी छोटा है, नेग्लेक्ट करें ना, नेग्लेक्ट मत करना। 2.5 इंटू 10 माइनस 3 0.0025 ये उसका आएगा, अपॉन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7.5 माइनस 0.0025 इंटू 12। अब इसका फाइनल कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 4 इंटू 10⁻³ ओम। सो बाय कनेक्टिंग Rs is equal to 4 into 10⁻³ ohm in parallel with what, galvanometer, we can convert it into ammeter with reading ammeter of reading ammeter of range 0 to 7.5 एम्पियर, क्योंकि 7.5 मैक्सिमम है तो वहां तक उसके लिए क्या चाहिए, इतना रेजिस्टेंस चाहिए। क्लियर। अब उसके बाद वोल्टेज के लिए चेक करते हैं जल्दी से। अब उसको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में, फॉर कन्वर्जन इनटू वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आर जी की वैल्यू तो 12 ओम ही है, आई जी भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2.5 मिली एम्पियर, मतलब 10 का पावर माइनस 3 एम्पियर। वोल्टेज मैक्स टू मैक्स कितना है 10 वोल्ट का है। क्लियर हो गया। अब याद रखना बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, तो जो हमें आर फाइंड करना है ना, आर उसका ये फॉर्मूला है वी बाय आई जी माइनस आर जी, जो कनेक्ट करना है हमको। आप बोलोगे सर ये कहां से आया, तो ये मैं बताता हूँ। याद करो हमने लिखा था आर प्लस आर जी इज इक्वल टू आर डैश, so r is equal to what, r dash minus rg, r dash is equal to v by ig minus rg। यहाँ से ये आया, और ये अप्रोक्सीमेटली r जितना ही था, बिकॉज rg काफी छोटा होता है। याद आया, याद आया बेटा, वहीं से सारे फॉर्मूला उधर से ही है, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बताओ हमें r फाइंड करना है, तो v हमारे पास कितना है 10, ig है, ig हम उसको क्या लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻³ माइनस आर जी एट। अब देखो 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 2.5 माइनस 12, इसको कट कर दोगे तो 4, तो 4000 माइनस 12
कितना आएगा 3988 ओम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सो बाय कनेक्टिंग अ resistance of 39988 ohm in series with galvanometer, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, we can convert it into voltmeter of range, क्या 0 to 10 वोल्ट। अब ये 39888 है, वो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 4000 जितना ही होगा। तो हम देख सकते हैं कि भाई 3988 है, वो अप्रोक्सीमेटली 4000 जितना ही है, मतलब उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्लियर हो गया बेटा। और 3 क्वेश्चन। एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.8 ओम, ठीक है, एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.8 ohm can measure current up to 1 ampere. What must be the value of shunt to enable the ammeter to measure the current up to 1 ampere? सबसे पहले तो वो कितना मेजर कर सकता है 1 एम्पियर, और उसकी वैल्यू कितनी है 0.8 ओम, क्योंकि एमीटर को हम गैल्वेनोमीटर मान लेते हैं। अब उसको 5 एम्पियर तक हमें बढ़ाना है, तो 5 एम्पियर तक बढ़ाना है, मतलब टोटल करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा, टोटल करंट इन द करंट टोटल करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। बस आर एस का फॉर्मूला डाल दो, आर एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू आर जी। 1 एम्पियर है, 1 अपॉन 5 माइनस 1 इंटू आर जी 0.8। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 इंटू 0.8, तो कैलकुलेट करोगे तो 0.2 हो गया। और दूसरा क्या बोला है, हाँ कितना टाइम हुआ 47 मिनट्स, 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। दूसरा, व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर एंड द सन। अब देखो एमीटर और सन हमेशा है ना, एमीटर एंड सन आर इन पैरेलल, देयरफॉर कंबाइंड आरसी, उसको मैं नाम लेता हूँ, क्या होगा आर जी इंटू आर एस अपॉन आर जी प्लस आर एस। 0.8 इंटू 0.2, 0.8 प्लस 0.2, 0.16 अपॉन 1, 0.16 ओम। हो गया छोटा, आ गया समझ में बेटा, इजी, पक्का। बस यही क्वेश्चन है, फॉर्मूला एक याद रख लो, बाकी बस खत्म, कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट कर दो, सब कुछ इजी लगेगा। ठीक है बेटा, ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो बेटा, आपके सामने है ये फिफ्थ, ये फोर्थ, ये थर्ड, ये सेकंड, ये सिक्स, ये सेवन, 6 क्वेश्चन। ओके, मुझे लगा 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, मुझे लगा 6 क्वेश्चन। ओके, इन अ गैलोमीटर देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजन, बराबर है, पर 50 मिली एम्पियर, पर 50 मिली एम्पियर। ओके, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोमीटर इज 60 ओम, मतलब आर जी हमारे पास दिया हुआ है 60 ओम। अब देखो तो क्या देगा 10 डिविजन पर 50 मिली एम्पियर, मतलब करंट कितना दिखाएगा 1/10 पर 50 मिली एम्पियर है, 50 पर 10, 50 इंटू 10 रेज टू -3, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 रेज टू -3, मतलब 0.005 एम्पियर, कितना वो होगा। अब उसमें 10 डिविजन है ऐसे, बराबर है, 50 मिली एम्पियर पर दिखाएगा, तो एक डिवीजन कितने को दिखाएगा 0.005 एम्पियर को। तो आपने बोला सर उसको आईजी क्यों लेना है, बिकॉज गैल्वेनोमीटर उतना डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो एक डिफ्लेक्शन, हम सिर्फ एक ही डिफ्लेक्शन कंसीडर करेंगे तो इतना दिखाएगा। If a shunt of 2.5 ohm is connected to the galvanometer, मतलब RS भी दिया हुआ है, and there are 50 division in all in the scale, what is the maximum current then it can be। maximum current का फॉर्मूला आपको पता ही है बेटा, maximum current का फॉर्मूला कैसे फाइंड करोगे, तो RS is equal to IG अपॉन I माइनस IG इंटू RG। अब इसको सॉल्व करोगे तो ही आपका फॉर्मूला बनेगा, इसको ऊपर लेके जाओ, RS को नीचे लेके आओ, तो I माइनस IG इंटू IG RG बाय RS, माइनस IG को दूसरे साइड लेके जाओ,
सो I इज इक्वल टू IG RG बाय RS प्लस IG, ये है। अब यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, IG मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो क्या बनेगा RG बाय RS प्लस 1। तो I का फॉर्मूला IG RG प्लस RS अपॉन RS, देखो ये फॉर्मूला, ठीक है, काफी सिंपल फॉर्मूला है। तो देयरफॉर सब वैल्यूज पुट कर दो, I की वैल्यू IG कितना है हमारे पास 0.005, RG कितना है 60 प्लस 2.5 अपॉन 2.5, कैलकुलेशन कर सकोगे बेटा, फाइनल कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 0.125 एम्पियर, मतलब इसको आप 125 मिली एम्पियर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। डन, आगे बढ़े, पक्का आगे बढ़ी। चलो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ठीक है, फाइनली चैप्टर खत्म करेंगे, बहुत दिनों से चल रहा था, बट अभी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी कुछ भी करके। अब ये वाइट वाइट है तो हम दूसरी कलर की पेन यूज करते हैं, ब्लू। ओके, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देखो तो, अ वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम, इसका रेजिस्टेंस 400 ओम का, ठीक है, is used to measure the potential difference across the 100 ohm resistor in the circuit given figure. What will be the reading of the voltmeter? अब वोल्टमीटर की रीडिंग हमें चेक करनी है, तो एक सिंपल सी बात समझ लो बेटा, वोल्टमीटर खुद का 400 ओम है और वो उसके साथ पैरेलल 100 ओम में, तो रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, एक ही बात कर दें, रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको मैं आर डैश मान लूँ, पैरेलल है इसलिए 400 इंटू 100 अपॉन 400 प्लस 100, कैलकुलेशन करोगे तो 80 ओम आएगा। देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट हो जाएगा 80 प्लस ये 200 है, तो कितना हो जाएगा 280 ओम। एंड देयरफॉर अब करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा, क्योंकि करंट तो फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो आप फाइंड कर दोगे कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। करंट I इज इक्वल टू V 84 बाय R 280, इसका आंसर आएगा 3/10 एम्पियर, दैट इज 0.3 एम्पियर। ओके, हेंस अब रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर देखो, इसके अक्रॉस करंट कितना जा रहा है 0.3 और ये है 100 ओम, तो क्या होगा उसका फॉर्मूला 100 इंटू 0.3 कितना दिखाएगा, सॉरी 100 नहीं है, इसका नेट 80 है। हाँ देखो मिस्टेक मत करिएगा, 80 होगा, क्यों, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, तो 80 इंटू 0.3 24 वोल्ट बताए। आ गया समझ में, सिंपल, इसमें आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट ही यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो देखो इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो इसका नेट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस करंट फाइंड हो गया, तो इसके अक्रॉस ये, इसको आप माने वोल्ट मीटर ही मत मानो, इसको आप मान लो कि भाई ये 400 ओम का रजिस्टर है, तो ये कितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा वही फाइंड करना, ओके। और उसका बी पार्ट चेक करो क्या दिया हुआ है, व्हाट वाज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम बिफोर द वोल्ट मीटर वाज कनेक्टेड, अगर वोल्ट मीटर कनेक्ट करते तो उससे पहले कितना होगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तब तो हमें सिर्फ सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, करंट फाइंड करना पड़ेगा। तो बिफोर वोल्ट मीटर कनेक्टेड, बिफोर वोल्ट मीटर कनेक्टेड, ठीक है, तो नेट रेजिस्टेंस आर, आर इक्विवेलेंट कितना होगा 100 प्लस 200 मतलब कितना हो जाएगा 300 ओम। देयरफॉर करंट कितना हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू 84 बाय 300, 84 बाय 300 इसको कट करोगे तो 7/25 एम्पियर हो जाएगा। एंड पीडी अक्रॉस 100 ओम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी आई इंटू आर, आई कितना है 7/25 इंटू किसके अक्रॉस, तो अक्रॉस 100 ओम है, कितना हो जाएगा 28 वोल्ट। कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है। इसलिए तो बताया है कि भाई 400 ओम नहीं 4000 ओम कनेक्ट करो तो कम रीडिंग होगा, जितना कम रीडिंग होगा उतना वो उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है बेटा, लिख लिया। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना ध्यान दिया इस चैप्टर पे, 12th खत्म नहीं हो रहा बट इतना ध्यान दिया, एंड आई विश
अच्छे से पढ़ाई करो, एक बार रिवीजन कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरी एक्सरसाइज देख लेंगे, और मैं आपको इसका क्वेश्चन थोड़े बहुत होमवर्क में दे रहा हूँ, और इसकी मंडे को एमसीक्यू की टेस्ट होगी। एंड फीस जिनकी बाकी है वो भी भर देना, ठीक है। 23rd इज द लास्ट डेट, 23 अगस्त 2020। कैश ऑनलाइन कैसे भी पे कर सकते हो। एमसीक्यू टेस्ट रहेगी। एमसीक्यू टेस्ट में ज़्यादातर मैं थियोरिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछूंगा, कैलकुलेशंस वाले कम पूछूंगा, जैसे हमको पता है कि मेंटी में ली थी। एंड जो टेस्ट नहीं देगा उसको मैं पनिशमेंट दूंगा। वो पनिशमेंट 3 टाइम्स लिखनी होगी। वो फिर आप में कोई भी रीज़न हो कि भाई नेटवर्क ख़राब था, मैं बाहर था, मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं लॉगिन ही नहीं कर पाया, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाया, वो आपका प्रॉब्लम है बेटा। पबजी, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट खेलने के वक्त सब लॉगिन हो जाते हैं, टाइम टू टाइम लॉगिन हो जाते हैं, गेम खेलने से पहले। मूवी का टाइम हो तो बैठ जाते हो। नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम और हॉटस्टार, और उसमें आपको इंटरनेट में कोई इशू नहीं आता, इसमें क्यों आता है? अगर इशू आ रहा है तो फिर नेटवर्क चेंज करवा लो। अब क्योंकि पता है दिसंबर तक तो स्कूल खुलेगी नहीं, ऐसे ही पढ़ना है, तो आपके लिए भी बेनिफिट होगा। अच्छे से पढ़ाई करो, ढंग से पढ़ाई करो, दिल लगा के पढ़ाई करो, ठीक है बेटा, टेक केयर।